गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। हम लोग आपका जो फर्स्ट पेपर है, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, विश्व के प्रमुख संविधान, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में के बारे में जो अब हमारा शेष टॉपिक बचे हैं वो है अमेरिका की न्यायिक प्रणाली और अमेरिका की दलीय प्रणाली। उसके बाद आपका अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन फिनिश हो जाएगा। आज इसमें से हम लोग अमेरिका की न्यायिक प्रणाली के बारे में बात करेंगे। अमेरिका में संघीय न्यायालयों की जो व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी व्यवस्था अमेरिकी संविधान में की गई है और इसकी स्थापना सन 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के द्वारा की गई है। सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क नगर की वॉल स्ट्रीट में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय जहाँ स्थित है वो वॉशिंगटन है। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में या गठन के बारे में हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके गठन को निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस के पास है। कांग्रेस यानी अमेरिका की लेजिस्लेचर, अमेरिका की पार्लियामेंट। समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करना भी कांग्रेस का काम है। सर्वोच्च न्यायालय में अभी अमेरिका में एक मुख्य न्यायाधीश और 8 सह न्यायाधीश हैं। इस तरीके से 9 जो है वो न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जब राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता है तो उस नियुक्ति की पुष्टि जो है वो कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट के द्वारा किया जाना आवश्यक है। सीनेट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की गई जो नियुक्तियां हैं उनको मान्य आधार पर रद्द भी कर सकता है। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश आजीवन न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होता है। वो अपने सदाचार काल तक न्यायाधीश पद पर बने रहता है, चाहे वो 70 वर्ष की अवस्था में त्यागपत्र देकर पूरे वेतन पर पदमुक्त हो सकता है। केवल न्यायाधीश को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाए या स्वैच्छिक त्यागपत्र दे दे, अन्यथा उसको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और महाभियोग जो है उसको लाना अपने आप में एक मुश्किल कार्य है। न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीशों की योग्यता है वो अमेरिकी संविधान में तय की गई है। इसी तरीके से न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता आदि क्षेत्राधिकार ये सब संविधान में तय है। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो शक्तियां हैं या जो क्षेत्राधिकार है वो क्या है? मुनरो कहते हैं कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां इतनी अधिक है जितनी दुनिया के किसी न्यायालय के पास नहीं है। देखिए, एक सबसे बड़ी शक्ति जो अमेरिकन जुडिशरी के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, वो है न्यायिक पुनरावलोकन की, जिसकी कि आगे मैं चर्चा करूंगी। सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां या क्षेत्राधिकार हैं उनमें सबसे पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है उसमें न्याय क्षेत्र अत्यंत सीमित है। इस संबंध में संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि उन सभी मामलों में जिनका संबंध राजदूतों से, राज्य के मंत्रियों से अथवा अन्य दौत्य अधिकारियों से हो, उन सब मामलों में जिनमें कोई राज्य एक पक्ष हो, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्र होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे विवाद भी जिनमें संघ और राज्यों अथवा राज्यों के मध्य आपस में विवाद हो, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएंगे। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा न्यायिक क्षेत्र है अपील से संबंधित।
परंतु अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में अपील उन सभी मामलों में नहीं की जा सकती जिन मामलों में निचले स्तर के न्यायालयों में निर्णय लंबित हो। सर्वोच्च न्यायालय में जो अपील का अधिकार है वो निम्नलिखित विषयों तक सीमित है, जैसे जिसमें संघीय कानून या संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया हो, जिनमें राज्य के किसी कानून को किसी संघीय न्यायालय में संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया हो, जबकि राज्यों के न्यायालय राज्य के उस कानून को वैध ठहराए। इसके अतिरिक्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है, जिसमें उच्च न्यायालय अपील की अनुमति दे। तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है न्यायिक निरीक्षण का। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघीय कांग्रेस और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विषयों की संवैधानिकता की जांच करता है। यदि संविधान के विरुद्ध उन कानूनों को पाता है तो उसे अवैध भी घोषित कर सकता है। चौथा है संविधान तथा अधिकारों का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न आदेश, परमादेश, लेख आदि जारी करके अमेरिका के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान की व्याख्या करता है और संविधान की रक्षा करता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय कई छोटे मोटे कार्य भी करता है। अनेक प्रशासकीय कार्यों को भी उन्हें देखना पड़ता है। अपने कर्मचारियों से संबंधित अनेक कार्यों को भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संपादित किए जाते हैं। जिस तरीके से भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार रखते हैं, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का कार्य नहीं करते हैं। इस दृष्टि से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। अब है न्यायिक पुनरावलोकन, पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू। ये देखिए आपके एक प्रश्न के रूप में आता है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्परीक्षण का अभिप्राय है न्यायालय के द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना। अर्थात न्यायालय ये देखता है कि व्यवस्थापिका के द्वारा कोई कानून ऐसा तो नहीं बना जो संविधान के विरुद्ध जा रहा है, या कार्यपालिका का कोई कृत्य ऐसा तो नहीं है जो कि संविधान के विरुद्ध है। यदि वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का ऐसा कोई कार्य देखता है जो संविधान के विरुद्ध है तो उसको अवैध घोषित कर सकता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान की सुरक्षा का, रक्षा का काम करता है, संरक्षक की भूमिका निभाता है। डिमॉक ने लिखा है कि न्यायिक पुनर्परीक्षण के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अपने सामने आए मुकदमों में न्यायालय द्वारा उस जांच को कहते हैं जिसके अंतर्गत वे निर्धारित करते हैं कि वे कानून या कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित हैं या नहीं, अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं या नहीं। तो इस प्रकार से न्यायिक पुनर्परीक्षण जो है वो एक तरीके से संविधान के संरक्षक की भूमिका में रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की जांच करता है। देखिए सन 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन मामले में निर्णय देते हुए न्यायिक पुनर्परीक्षण की परिभाषा इस प्रकार से की गई थी कि न्यायिक पुनर्परीक्षण न्यायालयों द्वारा अपने समक्ष पेश विधायिकी कानूनों अथवा कार्यपालिका व प्रशासनिक कार्यों का वो निरीक्षण है जिसके द्वारा वो ये निर्णय करता है कि क्या ये एक लिखित संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं अथवा उन्होंने अपनी शक्ति से बढ़कर कार्य किया है या नहीं। अमेरिका में न्यायिक पुनर्परीक्षण का आधार क्या है? अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्परीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है।
इसकी स्पष्ट रूप से घोषणा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने सन 1803 में एक विवाद मार्बरी बनाम मेडिसिन में के निर्णय में की। मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मार्बरी बनाम मेडिसिन मामले में अपना निर्णय देते हुए कुछ तर्क पेश किए, जिसके पश्चात ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालयों को प्राप्त हुई। उन्होंने ये कहा कि न्याय निश्चित रूप से न्याय विभाग का कर्तव्य और अधिकार है कि वह यह बता सकता है कि कानून क्या है, अर्थात कानून की परिभाषा करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास। जो लोग किसी विशेष नियम को किसी मामले पर लागू करते हैं वे ही उक्त नियम की व्याख्या करते हैं कि वे उक्त नियम का निर्वचन करते हैं। तो व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? किसी अन्य अंग के पास। जो कानून को निर्मित करता है या लागू करता है वही व्यक्ति यदि कानून की व्याख्या करे तो वो अपने बनाए हुए कानून को गलत नहीं बताएगा। तो व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? न्यायपालिका के पास, जो निष्पक्ष रूप से कानून की व्याख्या कर सके। यदि दो कानून एक दूसरे के विरुद्ध होंगे तो न्यायालय ही ये निश्चित करेगा कि दोनों कानून किस सीमा तक लागू हो सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होगा और यदि किसी मामले में उक्त कानून और संवैधानिक कानून दोनों ही लागू होंगे तो न्यायपालिका को ये देखना होगा कि उक्त मामले में या विवाद में संविधान की किस मान्यता के आधार पर निर्णय दे। इसी तरीके से यदि न्यायालय संवैधानिक कानून को सर्वोच्च कानून मानता है और यदि संविधान साधारण विधानमंडलों से श्रेष्ठतर और उच्चतर है तो ऐसे मामलों पर जिनमें संविधान की भी और साधारण कानून भी लागू होता है, संविधान को प्रमुखता दी जाएगी और उनके सामने सामान्य कानून जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। मार्बरी बनाम मेडिसिन विवाद में दिए गए निर्णयों से अनेक परिणाम निकाले गए, जिसमें कहा गया कि संविधान जो है वो सर्वोच्च है, अर्थात अमेरिका में जो संसद है उससे ज़्यादा सर्वोच्च क्या है? संविधान। अमेरिका में संविधान ही सर्वोच्च कानून है और संविधान की व्याख्या के प्रतिकूल बनाया गया कानून वैध नहीं है। यदि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान के प्रतिकूल है तो सर्वोच्च न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वो उसको अवैध घोषित कर दे। देखिए, जब मैंने शुरू में बताया था आपको तो मैंने कहा था कि भारत और अमेरिका जैसे देशों में संविधान प्रमुख है। संविधान के अधीन ही शासन के समस्त अंगों को अपना कार्य करना है। संविधान के विरुद्ध जाकर वो कुछ कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने आपको यूके की बात की, हमने ब्रिटेन की बात की, तो हमने बताया था कि ब्रिटेन में जो है संसद ज़्यादा पावरफुल है। संसद जो कहती है वही कार्य होता है। संसद के विरुद्ध जाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि मार्बरी बनाम मेडिसिन जो विवाद है उसमें जो निर्णय दिए गए थे उसके आधार पर क्या परंपराएं विकसित हुई और क्या निर्णय सामने आए। तो सबसे पहला हमने देखा कि ये तय हुआ कि संविधान ही सर्वोच्च है। दूसरा है संविधान की सुरक्षा। सर्वोच्च न्यायालय की इस अद्वितीय शक्ति के कारण ह्यूनेस ने कहा है कि हम संविधान के अधीन रह रहे हैं, किंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश बनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के द्वारा संविधान की रक्षा की है। राज्य के अनेक कानूनों को जो कि संघीय संविधान के विरुद्ध है अवैध घोषित करके संघीय संविधान ने कानूनों की रक्षा की है। तीसरा है बात जो सामने आई है वो है न्यायालय तीसरा सदन। न्यायिक निरीक्षण की शक्ति के कारण न्यायालय तीसरा सदन बन गया है। लॉस्की ने लिखा है कि न्यायिक निरीक्षण की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तीसरा सदन बन गया है। पहला सदन प्रतिनिधि सभा, दूसरा सदन सीनेट और तीसरा सदन न्यायपालिका। ब्रोगन का मत है कि न्यायिक निरीक्षण का प्रभाव यह है कि अमेरिका का न्यायालय तीसरा सदन बन गया है।
चौथी जो बात सामने आई वो आई है कि नियंत्रण और संतुलन। न्यायिक निरीक्षण का एक परिणाम ये भी हुआ कि इसके द्वारा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत क्रियान्वित हुआ। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत हमने शक्ति पृथक्कीकरण जब पढ़ा था, उसके साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत पढ़ा था कि अमेरिका में शक्ति पृथक्कीकरण है, अर्थात शासन के जो तीनों अंग हैं उनकी शक्तियां अलग अलग हैं और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का किसी भी अंग को अधिकार नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा था कि कोई भी अंग बिना किसी नियंत्रण के स्वेच्छाचारी ना बन जाए, इसलिए आवश्यक है कि अप्रत्यक्ष रूप से तीनों अंगों का आपस में ऐसा नियंत्रण हो कि शक्ति पृथक्कीकरण भी बना रहे, अंगों में आपस में संतुलन भी हो, कोई भी अंग स्वेच्छाचारी भी ना बने और एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखे। तो नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत है वो न्यायिक पुनर्परीक्षण के द्वारा पूरा हो जाता है। मुनरो ने कहा है कि यदि अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का प्रचलन न होता तो अमेरिकी शासन व्यवस्था में 50 प्रतिद्वंदी राज्यों के परस्पर विरोधी हितों के कारण भारी अराजकता पैदा हो जाती। पांचवी बात जो है वो है संघात्मकता की रक्षा। न्यायिक परीक्षण का परिणाम ये भी निकला कि अमेरिकी संघ अब तक सुरक्षित है। सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव राज्यों के ऊपर अंकुश रखा है और उनको अपने अधिकार क्षेत्र में बनाए रखा है। छठी बात जो सामने आई वो है मतभेदों का निवारण। इसी शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के दो अन्य मुख्य भागों या अंगों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच विवादों का निपटारा कराया है। दोनों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रखा है और अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोका है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अमेरिकी शासन व्यवस्था का संतुलन चक्र है और न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो इस संतुलन चक्र को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सातवां है न्यायिक सर्वोच्चता। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निरीक्षण की शक्ति के द्वारा संविधान को परिवर्तित किया, समय के अनुसार उसको नई दिशा प्रदान की। इस शक्ति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के विधानमंडलों द्वारा निर्मित लगभग 300 कानूनों, संघीय कांग्रेस के द्वारा निर्मित लगभग 480 कानूनों को अवैध घोषित किया। प्रोफेसर कार्विन ने कहा है कि राज्य के कानूनों को निषिद्ध करने की स्वविवेक शक्ति भी मिल गई है इससे। आठवीं जो बात है वो है राज्य की अपेक्षा संघ की शक्ति सुदृढ़ होना। इस शक्ति के द्वारा अन्य संवैधानिक प्रभाव ये हुआ कि राज्य की तुलना में केंद्र जो है वो अधिक शक्तिशाली हो गए। नवी जो बात सामने आई वो है रूढ़िवादिता को प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई सामाजिक और आर्थिक विधियों को रद्द किया। हैमर बनाम डेजन हर्ट 1918 विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के उस कानूनों को अवैध घोषित कर दिया जिसके द्वारा उसने बच्चों के श्रम से उत्पादित वस्तुओं को वाणिज्य से निष्कासित करने की चेष्टा की। इसी प्रकार 1922 में बैली बनाम फर्नीचर कंपनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के श्रम को उन्मूलित करने का कांग्रेस के प्रयास को विफल कर दिया। इसी तरीके से 1933 से 36 में 13 कानूनों को अवैध घोषित करके सामाजिक और आर्थिक विधायन को विफल करने की प्रवृत्ति जब चोटी पर पहुंच गई थी तो न्यायालय ने इस अधिकार के विरुद्ध अब आंदोलन खड़ा हुआ और बाद में न्यायालय ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया और उदार मार्ग को अपनाना शुरू कर दिया। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। अब न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसकी क्या आलोचना हुई, क्या उसका महत्व है, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।